मोदी सरकार डाउन डाउन। प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको मार वो संदेश लेना हो वो संदेश ले, दबदबा था दबदबा रहेगा। नमस्कार, मैं सरोज कुमार। सभा में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। मित्रों, अपना देश यानी भारत 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ, तब हमारे नायकों ने, हमारे पुरखों ने इस देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलाने का निर्णय लिया। उन्होंने इसके लिए एक संविधान बनाया जिसे पूरी तरह लोक केंद्रित रखा गया। संविधान की प्रस्तावना का प्रथम ध्येय वाक्य है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी जात, धर्म, नस्ल, लिंग, भाषा, क्षेत्र, अमीर, गरीब, ऊंच नीच, हर खांचे से ऊपर उठकर हर किसी की भागीदारी से सभी के कल्याण के लिए, देश के लिए काम करना संविधान का या कहें शासन व्यवस्था का मूल उद्देश्य निर्धारित किया गया। संविधान के इन्हीं सुगठित उद्देश्यों पर चलकर आज हम यहाँ तक पहुँचे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हमने हर क्षेत्र में उन ऊंचाइयों को छुआ है जिनकी कल्पना तक कर पाना कई देशों के लिए कठिन रहा है। मगर आज आए दिन जिस तरह के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, कानों में जो स्वर सुनाई दे रहे हैं, मन जिसका अनुभव कर रहा है, क्या ये वही सब है जिसे हमारे संविधान में निर्धारित किया गया है? क्या ये वही हम भारत के लोगों का तंत्र है जिसका खाका बनाकर हमारे पुरखों ने हमें दिया था? इसका निर्णय आपको करना है। हमने आपके काम को आसान करने के लिए एक पाठ तैयार किया है। आप उसे सुनें, देखें, मंथन करें। जरूर आप किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। लोगों की भागीदारी से बनने और चलने वाला तंत्र लोकतंत्र कहलाता है। तंत्र पर चंद लोगों का वर्चस्व कायम हो जाए, फिर तंत्र चंद लोगों के हित में चलने, काम करने लगे, तभी से क्या कहेंगे? वर्चस्व का अंकुर तो कामना से ही फूटता है। कामना ही बलवती होकर लोभ का रूप धारण करती है, यानी ये लोभ तंत्र है। लोकतंत्र में भी हित सत्ता है, मगर सबका हित यानी जनहित, जबकि लोभ तंत्र में चंद लोगों का हित सत्ता है और बाकी सभी हित के साधन बन जाते हैं, यानी निहित स्वार्थ। हमारे देश की परिस्थिति आज क्या इससे कुछ अलग है? आत्मा कहती है हाँ, मगर अनुभव कहता है नहीं, यानी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र लोभ तंत्र में बदल चुका है। लोभ तंत्र राजतंत्र की सीढ़ी है, तो राजतंत्र तानाशाही का सिंहद्वार और तानाशाही फांसीवाद का मुकम्मल चेहरा। और जो चेहरा आज हर जगह चमक रहा है, ध्यान से देखिए, उसमें यही फांसीवाद दिखाई देगा। बाकी सभी चेहरे इस एक चेहरे को चमकाने का साधन बन चुके हैं। ये एक डरावना दृश्य है। ये सब कुछ उस धरती पर हो रहा है जहां से राजतंत्र को, तानाशाही को एक बार नहीं बार बार जड़ से उखाड़ फेंका गया है। और ये पुरुषार्थ यहीं की महिलाओं ने, यहीं के पुरुषों ने किया है। राजाओं महाराजाओं के जमाने में भी लोग ने उसी तंत्र को पूजा जिसका बरतने का तरीका लोक केंद्रित था, लोकतांत्रिक था। ऐसे कई उदाहरण हमारे शास्त्रों, इतिहास की किताबों में मिल जाएंगे। राजतंत्र को, तानाशाही को उस युग में भी यहाँ के लोग ने रत्ती भर नहीं सेंटा। लोकतंत्र यहाँ के लिए परलोक की कोई वस्तु नहीं। ये सभी के धमनी तंत्र में प्रवाहित होने वाली वो रक्त संचेतना है जिसके दम पर ही धरती का ये भूभाग अब तक वसुधैव कुटुंबकम का दम भरता रहा है और दुनिया में लोकतंत्र की जननी कहलाता रहा है। ऐसे लोकतंत्र की उस संचेतना को आखिर अब क्या हो गया? ऐसा क्या कुछ घट गया कि सभी ने बत्तियां बुझा ली, दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली और सभी अपने अपने घरों में दुबक गए? लोक मर्दन की मुनादी हो रही है
फांसीवाद चढ़ा जा रहा है, फिर भी ये चुप्पी। सियापा, आखिर क्यों? हम इतने भयभीत क्यों हैं? लोक में ये चुप्पी लोभ के कारण तो नहीं, इसमें संशय नहीं, क्योंकि ये ईसा का दया भाव तो नहीं है। चुप्पी भय से उपजती है और भय लोभ का ही स्थायी भाव है। तो क्या हम लोभी हो गए हैं? लोकार्थ के साधक के बदले स्वार्थ के भोगी बन गए हैं? यदि ऐसा है तो फिर लोकतंत्र कहां बचा? गीता में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर मनुष्य के षड्रिपु बताए गए हैं। षड्रिपु यानी 6 शत्रु, मगर ये सभी एक ही धातु के हैं, यानी सबकी आत्मा एक है। शत्रु का क्रियारूप शत्रुता होता है और शत्रुता सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए होती है। शत्रुता कभी न्याय संगत नहीं होती और अन्याय का प्रतिकार न करना उससे बड़ा अन्याय होता है। अन्याय यानी पाप। गीता यही तो कहती है। फिर तो लोभ के वशीभूत होकर लोक का ये आत्मसमर्पण दो तरफा पाप हुआ, सबसे बड़ा पाप। महात्मा गांधी ने भी कहा था, अन्याय करना जितना बड़ा जुर्म है, अन्याय का प्रतिकार न करना उससे बड़ा जुर्म। तो क्या हम जुर्म के जातक बन गए हैं? बापू ने यह भी कहा था, अन्याय का मुकाबला सिर्फ सत्य के हथियार से ही किया जा सकता है, क्योंकि अन्याय से लड़ने की पहली शर्त निर्भयता है और निर्भयता का स्रोत सत्य है। यानी हम डरे हुए लोग सत्यहीन भी हो गए हैं। ये तो बड़ी विडंबना है भाई। सिकंदर आया तब भी यहां लोकतंत्र था, लोक की ताकत ने ही उसे यहां से खदेड़ा था। मुगल आए तब भी लोकतंत्र था, अंग्रेजों के समय भी यहां लोकतंत्र जीवंत था। ब्रिटिश इंडिया का पहला कार्यवाहक गवर्नर जनरल चार्ल्स मैटकाफ अपने चर्चित मिनट में लिखता है, भारत के हरेक गांव अपने आप में स्वतंत्र और आत्मनिर्भर हैं। ये अपनी सभी जरूरतें स्थानीय स्तर पर ही पूरी कर लेते हैं। इन्हें बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। ये गांव अपने आप में अलग अलग गणराज्य की तरह हैं। यही वजह है कि यहाँ बड़े बड़े राजे महाराजे आए और चले गए, मगर ये गांव जस के तस बने रहे। मेरी इच्छा है इस व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ न किया जाए। ब्रिटिश महाराजा को 1836 में भेजे गए इस मिनट से स्पष्ट है कि यहाँ कोई तो ऐसी व्यवस्था थी जिसके दम पर गांव स्वतंत्र आत्मनिर्भर गणराज्य की तरह मजबूत खड़े थे। हालांकि अंग्रेज तो यहाँ छेड़छाड़ के लिए ही आए थे। उन्होंने व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ ही नहीं किया, इसे तोड़ने मरोड़ने निचोड़ने की भी कोशिश की। कुछ टूट फूट हुई भी, मगर लोकतंत्र फिर भी अटूट बना रहा, सभी के धमनियों में संचरित होता रहा। महात्मा गांधी ने लोकतंत्र की इस बुनियाद को पहचाना था। उन्होंने तभी ग्राम स्वराज की परिकल्पना पेश की थी, उसे जमीन पर उतारने की पुरजोर कोशिश भी की। उन्हें पता था कि ग्राम स्वराज के बिना लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा, टिक नहीं पाएगा। बापू ने जनवरी 1948 को हरिजन सेवक में लिखा था, सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठे हुए 20 आदमियों से नहीं चल सकता, उसे हर गांव के लोगों को नीचे से चलाना होगा। बापू ने लोकतंत्र को लेकर यह बात कोई 1-2 बार नहीं, बार बार कही थी। लेकिन आज तो गांव अंतिम सांसें गिन रहे। देखिए ना, कैसी कैसी तरकीब से गांव को तोड़ा गया है, तोड़ा जा रहा है। जो काम आक्रांता नहीं कर पाए उसे हमारे अपने चुने हुए लोगों ने कर दिया है। आक्रांताओं को शायद हमारी उस धमनी का पता नहीं था जहां लोकतंत्र संचरित होता था। अपने लोग तो लोकतंत्र की नस नस जानते हैं, उनके लिए ये काम आसान हो गया। आज हम यहां गिनाना नहीं चाहते कि क्या कुछ और कितना कुछ हो चुका है, अभी क्या कुछ और कितना कुछ हो रहा है। जो हो रहा है सब कुछ सभी के सामने है, जो हो रहा है दिन के उजाले में, जो होने वाला है उसकी धमक भी साफ सुनाई दे रही है। दरअसल किसी तंत्र को खत्म करने के पीछे खास उद्देश्य होता है।
किसी दूसरे तंत्र की स्थापना का। आज लोकतंत्र के स्थान पर जिस तंत्र को स्थापित करने का उद्देश्य साफ दिखाई दे रहा है, उसका नाम फांसीवाद है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, फांसीवाद। वही फांसीवाद जिसे उसकी जन्मस्थली पर आज पांव रखने की जगह नहीं बची है। वहां के लोग ने यूरोप से उसे कब का खदेड़ दिया, मगर मुसोलिनी के नकली वारिस उसे आज राम, कृष्ण, बुद्ध, कबीर, रहीम, महावीर, नानक और गांधी के देश में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये संभव है? हमें अभी भी भारत के लोग से उम्मीद है, भरोसा है। उम्मीद है कि जिस दिन ये अन्याय अपनी हद पर पहुंचेगा, प्रतिकार के सभी झरोखे, खिड़कियां, दरवाजे एक साथ खुल उठेंगे, चुप्पी टूटेगी, सियापा छंटेगा और लोक प्रहरी हुंकार भरेंगे। फिर फांसीवाद और उसके चेलों की दुम किधर होगी, मुंह किधर होगा, हम इतिहास में ही पढ़ पाएंगे। हमें उस दिन का इंतजार है, लोकतंत्र के टूटने और लोकतंत्र के फिर से जीवंत होने का। तो मित्रों, आज की सभा में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है लोकतंत्र मंथन में हमारी ये छोटी सी कोशिश आपके लिए जरूर मददगार होगी। अपने विचार और सुझाव से हमें अवगत कराते रहें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हमें इंतजार रहेगा। जल्द मिलेंगे एक नए विषय, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।